मैं पवन अलावा सिटी जींद से। आज हम आए हैं विधायक जी के पास और सीधे बात करते हैं हम विधायक जी से। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे सिटी जींद चैनल में। जी शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। विधायक जी, हम आपसे सीधी बात जानना चाहते हैं कि जो जींद के अंदर नगर परिषद का मामला चल रहा है उसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, नगर परिषद का आपस का मामला है, उनके विभागीय मामला है, जिसमें ईओ और आपका एक एमसी और चेयरमैन के जो पति हैं उनका आपसी मामला है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि विभाग के अंदर कोई बात उनकी आपस में हुई है। किसी जो पिक्चर आप कह रहे हैं कि देखने में मिली है, उसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी काम के लिए ईओ को फोर्स किया होगा, ईओ साहब ने मना कर दिया। वो क्या बात हुई क्या नहीं हुई उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता। वो उनका अपना विभागीय मामला है, उसमें मेरा बनता नहीं है जाना। जैसे हमें थोड़ा बहुत ज्ञात है कि चौहान साहब पहले भी यहाँ थे और फिर जब आप जींद में जीत कर विधायक बने तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी सपोर्ट रही है उनको यहाँ लेके आने में। देखिए, तो मैं उन्हें लेके आया, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने एक अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास किया। जो नगर पालिका के काम रुके हुए, तो मुझे लगा कि चौहान साहब जींद की स्थिति को बदल सकते हैं, तो मैंने उनको लाने का काम किया। इसी प्रकार से अभी मैं जींद के हालात को देखते हुए एक मिस्टर पूनिया है, उनको लाने का काम किया है ताकि जींद को खूबसूरत बनाया जा सके। क्योंकि इससे पहले मिस्टर पूनिया जो थे वो जेई गोहाना में थे, तो गोहाना को अगर आज हम देखें तो गोहाना की स्थिति जींद से बेहतर है। और जहाँ तक सवाल है कि उन्हें मैं लाया, मुझे उनकी तरफदारी करनी थी, ऐसा नहीं है। जो हुआ वो आप लोगों के सामने। अगर किसी अधिकारी के साथ गलत व्यवहार होता है तो अधिकारी ने अपनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, तो नेचुरली की कार्रवाई होगी। विधायक जी, एफआईआर तो दर्ज हो गई, SC ST एक्ट भी लग गया, बट SC ST एक्ट के अंदर गिरफ्तारी उसी से में हो जाती है। विधायक यहाँ पर वो बड़े नेता होने का लाभ उठा रहे हैं, क्या उसमें बीजेपी समर्थन करती है उनका? देखिए, अगर बीजेपी उनका समर्थन करती तो उनके खिलाफ कार्रवाई ना होती। ऐसा जो कहना है आपका गलत है। और जो हो रहा है उसमें किसी प्रकार का किसी का भी ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, चाहे जैसे कि मेरे ऊपर भी आ रहा है कि विधायक जी ऐसा करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सब नेचुरल है, क्योंकि अधिकारी के साथ गलत हुआ है तो कार्रवाई हो ही रही है आप लोगों के सामने और आगे भी होगी। क्या विधायक जी, एक सवाल है मेरा कि क्या बीजेपी भी ऐसे आदमी पे कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि हमने पहले देखा था उनकी एक ऑडियो वायरल हुई कमीशन मांगने की, एक लेडीज़ के साथ झगड़े की वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ फिर उनका एक गली के ऊपर झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। इतने प्रकरण होने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कार्रवाई हुई थी, उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था, ये आपके सामने ही है। और अभी जो समय बचा है उसमें देखिए क्या होता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास स्टेट का पद था, उस पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया था। नहीं, उन्होंने तो जी आपके इलेक्शन के में भी जब टिकट ने उनको नहीं दी थी, आज जैसा वो मन कर रहे थे, उन्होंने पोस्टें डाल के ये कहा था मैं बागी हो गया हूँ, मैंने छोड़ दी है, फिर मना के उनको चेयरमैन पद पे बिठा दिया गया। ये देखिए, ऐसा है, किसी के मारने से कोई नहीं मरता, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे। और आदमी से बदला लेने के बजाय अगर आदमी को बदल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बात रही कि इलेक्शन में मेरे खिलाफ चले, वो दोनों इलेक्शन में मेरे खिलाफ चले या ऐसा हुआ, इलेक्शन में लोग खिलाफ चलते भी हैं, लेकिन जिस पे उस माँ भगवती की कृपा है तो वही जीतता है। उस परमात्मा की कृपा होनी बड़ी ज़रूरी है। आदमियों के मारने से कभी कोई मरता नहीं है। विधायक जी, एक मेरे पास आंकड़ा है आपका। जब आप उपचुनाव आपने जीता तो उपचुनाव के दौरान आप को जो वोट प्रतिशत मिला था 47.20% के लगभग था, 38%। फिर आप जब मेन चुनाव 2019 का आप लड़े, 58,370 आपको वोट मिले, तो वोट परसेंटेज था 47.20%। और जेजेपी भी आपके साथ ये सहयोगी है, उनका वोट परसेंटेज था जो 37.8, 45,862 वोट उनको मिले थे। तो अब आपके पास जो समर्थन है, क्योंकि वो दोनों ही आपके हुए ना जी, 84.28, मतलब ये मान के चलिए हमारी जींद की जो जनता है वो 100% ही के लगभग आपके साथ, 19,000 वोट ही हैं जो आपके विपक्ष में डले। तो उनको देखते हुए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, उन लोगों ने ये चीज़ देखी, क्योंकि मैंने ये आंकड़ा इसलिए बताया कि कितने लोग आपके साथ रहे हैं, उसमें जींद का जो हाल 4 साल पहले था आज ही उससे बुरा है। हर रोड का, बिल्कुल किसी भी रोड पे आप खुद भी जाते हैं, आप खुद भी देखते हैं, तो उस हालात का जिम्मेवार कौन?
देखिए जो हालात हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अमृत योजना का जो काम प्रारंभ हुआ, वो प्रारंभ हुआ अच्छी बात थी, लेकिन गलत तरीके से प्रारंभ हो गया। ठेकेदार ने अपनी लालच में, या जिस कंपनी ने प्रारंभ किया उसने अपने लालच में जींद की अलग अलग जगहों को खुदवाने का काम किया, अलग अलग रोड को। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि स्पीड उतनी नहीं बन पाएगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को खुदवाने का एक फार्मूला है कि एक तरीका ये बनता है कि शहर में अगर आप एक रोड खुदवा देते हैं तो पीछे में उसकी भराई होती रहे, आगे काम होता चला जाए, तब आप नेक्स्ट रोड को, क्योंकि एक और बात आपको माननी पड़ेगी कि जो ये गहराई है, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा है, तो मिट्टी डालने के बाद एक एक साल तक लगभग ये रोडें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, जिसको बिल्कुल एक सेट किया जा सकता है आने जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन वो मिट्टी से रहेंगी, क्योंकि कंपैक्शन होने में लगभग 1 साल की अवधि लगेगी उनमें। तो इसीलिए इसमें भी है, मैं मानता हूँ ये गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम अच्छे रूप से चल रहा है, और मैं पूरी सख्ताई से इस विषय को लेके चल रहा हूँ। चाहे वो 2009 में 7862 वोट से आपके पिताजी जीते थे, और 2014 में 2257 वोटों से, और आप भी 12,935 वोटों से विजयी हुए थे जब बाई इलेक्शन थे। इतना 2009 से आज 2020, उसमें क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए 2009 से मेरे पिताजी और 2018 तक मेरे पिताजी रहे, और उनसे विपक्ष में होते हुए मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने जींद विधानसभा को लेके सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाने वाले मेरे पिताजी विधानसभा में क्वेश्चन उठाने वाले विधायक बने। लेकिन क्योंकि 1 साल की समय की कमी थी, क्योंकि 1 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ, परमात्मा के चरणों में लीन हो गए, तो इस वजह से उनका नंबर पूरे 90 विधायकों में दूसरे नंबर पे रहा। लेकिन अगर वो जीवित रहते तो ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले जींद कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी होते, और उन्होंने विपक्ष में रहते हुए जितना ज़्यादा काम हो सकता था उन्होंने अपने प्यार से, उन्होंने अपने नरमाई के बल पे विपक्ष में रहते हुए सबसे ज़्यादा विपक्ष के, आज तक जितने लोग विपक्ष में रहे होंगे, सबसे ज़्यादा काम करवाने का काम किया। उन्होंने बहुत से 1 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रोजेक्ट जो पानी की टैंकी को लेकर था बड़ौदी में करवाने का काम, इसी प्रकार से बहुत से अनेक कार्य उन्होंने बड़े बड़े किए। कि जो रोहतक रोड, भिवानी रोड, आरा रोड, अर्बन स्टेट का जो हाल है, उसके लिए तो आप भी आवाज़ उठाते रहे कि टुकड़ियाँ लगा दी गई हैं, ब्लॉक बिछा दिए गए हैं। अब तो यो भी आपके हैं जी, अब क्या समस्या? देखिए जो ब्लॉक के लेके आज भी मैं ब्लॉक लगने के खिलाफ हूँ, मैं आज भी खिलाफ हूँ इस चीज़ के। मैंने DDMC की मीटिंग में माननीय सांसद महोदय जी ने और मैंने एक बात का ये कहा था कि आगे से ब्लॉक नहीं लगेंगे। अब जिन ठेकेदारों ने ब्लॉक पास करवा रखे थे या जिन गलियों को जो पास हो चुकी, उन गली वालों ने आकर लगभग 1 महीने तक मैंने कोई ब्लॉक लगने नहीं दिया, और मैंने कहा कि इन गलियों के CC का इनका बनवाया जाए, एस्टीमेट बनवाया जाए। लेकिन जो गली के लोग थे उन्होंने आके कहा जी ऐसा है जी, तो हमारी 8-8 महीने साल के लिए फिर गलियाँ पेंडिंग हो जाएंगी। आपसे निवेदन है कि आप इसको कार्य को प्रारंभ कर दो। मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया तो गली वाले लोगों को लेके किया। अभी हाल में ही अगर आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें ऐसी आप आने वाले टाइम में आएंगी, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की नहीं है, लेकिन अगली DDMC की मीटिंग में इस बात को रखूँगा, क्योंकि 18 फुट से चौड़ी रोड, वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, 18 फुट से चौड़ी रोड आप ब्लॉक की बना ही नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। और क्या है कि अगर आपसे छोटी गलियाँ, देखो बहुत सी भीड़ी गलियाँ होती हैं जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि चलिए ब्लॉक लग जाएँ, क्योंकि ब्लॉक की एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज मैंने ब्लॉक लगा दिया, मुझे लगा कोई भी थोड़ा सा ताकतवर आदमी है, क्या करता है कि अपने घर के आगे से, अपनी शॉप के आगे से ब्लॉक हटाता है, उसमें मिट्टी डालता है और ऊंचाई पे कर देता है। लेकिन अगर CC की सीमेंट की बने तो मेरा मानना है कि आसानी से CC सीमेंट को आदमी तोड़ नहीं पाता। मैं अभी आपको अपनी गली की बात करता हूँ। मेरी गली जो है लगभग 19 साल पहले, जो लगभग 3 से 4 लाख रुपये ऐसे कुछ बनी होगी, जो 19 साल में भी आज ऐसी स्थिति है, अगर उस गली को आकर कोई कहे कि मैं इस पर ब्लॉक लगवाना चाहूँगा तो मैं किसी कीमत पे भी उसको ब्लॉक नहीं लगने दूंगा। मैंने मीडिया में भी कहा था कि अगर आपसे कोई व्यक्ति आपकी गली को पाड़ने का काम करता है, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, तो आप DC साहब को लिख के दें, EO को लिख के दें, हम गली पड़वाना नहीं चाहते और ये लोग हमारी बढ़िया सीमेंट की बनी सड़कों को या गलियों को पाड़ के ब्लॉक लगाना चाहते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं। अगर आप गली के मालिक जो गली में घर है,
अगर वो ना चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई भी व्यक्ति आपकी गली पाड़कर, सीमेंट की गली पाड़कर और ब्लॉक की गली बनाए। ये जो गली में लोग रहते हैं उनका भी उतना ही अधिकार है, वो लिख के दें, क्यों नहीं लिख के देते। मेरे पास 1-2 गलियों के फ़ोन आए, मैंने तुरंत उनका काम रुकवाने का काम करा। विधायक जी, ऐसा भी सुनने में आया है, सभी के मुंह में बातें हैं कि जो ये ब्लॉक लगवाने का जो काम किया गया था, जवाहर जी ने अपनी एक फैक्ट्री लगा के उसके द्वारा ही यदि खरीदी जाती है तो ही बिल पास होते थे, ऐसा है। मतलब उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं साफ सी बात ना तो मैं ये जानता कि उनकी कोई फैक्ट्री है या नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो आदमी करेगा वो भरेगा। देखिए, आप ठीक है कि ब्लॉक की फैक्ट्री है या नहीं है, बिल पास होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मांगे थे, लेकिन मैं आपकी बात दुरुस्त मांग रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी बात को दुरुस्त मान रहा हूँ कि वीडियो ऑडियो ऐसा कुछ आया है, लेकिन जो इंसान अगर इस हिसाब से सोचेगा, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं खुद इतना हैरान और परेशान हूँ, मैं खुद इस बातों के लिए कागज़ वगैरह निकलवाने का काम कर रहा हूँ कि इतने करोड़ों रुपए जींद में इन 5-6 सालों में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जींद के अंदर इतना पैसा दिया कमेटी के अंदर। इसका पूरा बायोडाटा मैं निकाल रहा हूँ कि इतना पैसा मिलने के बावजूद जो वो पैसा मात्र सिर्फ गलियों में लगना है, कोई ज़्यादा ऐसा खूबसूरत जींद उससे बना नहीं है। इतना पैसा आने के बाद क्या हुआ, वो पैसा कहाँ लगा, किन गलियों पे लगा और क्या रहा, इसके देखिए एक समय लगता है। जैसे कि मैं आपने पहले भी कहा कि जो पिछला एक वर्ष था मेरा, वो एक अलग वर्ष था, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया, उसको भी आप समझ रहे हो कि मैं तह तक नहीं जा पाया। लेकिन इस समय मैं तह में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इतना पैसा दिया, पैसा लगने के बाद दिखना तो चाहिए ना। करोड़ों रुपए आए हैं, ऐसा नहीं सैकड़ों करोड़ों रुपए आए हैं। सवाल तो इस बात का कि उसके बाद वो पैसा लगा हुआ दिख नहीं रहा, इस बात का सवाल है। और मैं जब लोग फेसबुक पे डालते तो मुझे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है इस प्रकार से। जी, हमारे विधायक ये बोलेंगे कि किया जा रहा है तो वो लोग सवाल किससे करें? आप बात नहीं समझे, आप मेरे पे सवाल कर रहे हैं, मैं उस कार्य में लगा हुआ हूं, मैं आपको आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन वक्त आने पे इसकी इंक्वायरी भी होगी, सब कुछ आगा। मैं आपको अभी जो बताया ये सब चीज़ें निकालने पे तो पता लगी जी कि 18 फुट से ज़्यादा चौड़ आप बना नहीं सकते, चौड़ी रोड को आप बना नहीं सकते, ये सब ब्लॉक से नहीं बन सकता। और यहाँ तो 50-50 फुट के रोड ब्लॉक के बने पड़े, आप क्या करेंगे? सवाल है कि जींद में मेडिकल कॉलेज लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। हम लोग इसकी डिमांड यूनिवर्सिटी की और मेडिकल कॉलेज की हमेशा करते रहे, पूरी की उसके लिए धन्यवाद। बस वो बन कब जाएगा इसका सवाल है। देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन भी है, आप हमारी कमियाँ दर्शाते हैं, जितना मीडिया है या जितने फेसबुक पे लोग हमारी कमियाँ दर्शाते हैं, जो हम कर देते हैं उसके बारे में भी लिखने का काम कीजिए। ये जो यूनिवर्सिटी है ये रीजनल सेंटर थी, मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप एक बार यूनिवर्सिटी में जाने का काम करें और यूनिवर्सिटी को देखें क्या क्या कार्य यूनिवर्सिटी में, करोड़ों रुपए के कार्य यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। आने वाले समय में आप ये मान के चलिए जींद की यूनिवर्सिटी में अच्छा तो पढ़ाई के लिए और अच्छा ही देखने लायक यूनिवर्सिटी बनेगी। वहाँ पे गेम के लिए, योगा के लिए, हर तरह से एक बड़ा सिस्टम जो बनाया जा रहा है। आप हैरान होंगे इस बात से कि जींद में भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप जाकर एक बार यूनिवर्सिटी में जाकर यूनिवर्सिटी में जो जो कार्य चल रहे हैं वो भी लोगों को दिखाने का काम करें। उसके बाद ये बताने का काम करें कि इन कार्यों में भी विधायक जी का या ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी का सहयोग रहा है, जिनको बनाने में काम हुआ। आप उन पुलों को भी दिखाने का काम करें जो साइड बाय साइड कार्य चल रहा है, उनको भी दिखाने का काम करें। जहां आप त्रुटियां दिखाते हैं वहां आप खूबियां भी दिखाने का। 1999 में ये बाईपास पास वहां आप, मैं आपको 1999 की बात ही कर रहा हूँ। 1999 में माननीय चौटाला साहब ने इस बाईपास को, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, बनाने इसका उद्घाटन करने का, सिंगला जी ने इसको पास करवाने का, जहाँ तक मैं आपकी बात को दुरुस्त कर रहा हूँ। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि शायद मैं आपको लगा रहा हूँ कि माननीय चौटाला साहब के समय में ये हुआ। और अब इसको पूरा, इसमें 2 टर्म तो माननीय हुड्डा साहब की भी चलेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने इस 700 करोड़ रुपए की लागत से इसको बाईपास को पूरा करने का काम किया।
वहीं जींद को 20 करोड़ की लगभग लागत से नया बस स्टैंड जो पिंडारा के पास स्थित है उसको बनाने का काम किया गया है। और इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज की जो आपने बात की, मेरे पिता ब्रह्मलीन डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी ने इसे जींद में लाने का काम किया। जबकि हाँ, लेकिन ये है कि माननीय वीर साहब से भी मेरी बात हुई, आर्किटेक्ट के पास इसके नक्शे के लिए जा चुका है और इसके ऊपर से जो हाई टेंशन वायर जा रही हैं उनको भी हटाने का काम जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है पूरे संसार के अंदर वैसे तो, और हमारा देश भी आर्थिक स्थिति से कहीं ना कहीं जूझ ही रहा है, तो कोरोना को लेके उसमें भी जो देखो कहीं ना कहीं जितने हमारे प्लान थे उन प्लानों में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए उस माँ भगवती की कृपा से और आप जींद के सभी नगरवासियों की दुआओं से जल्दी ही वो कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। और जैसे ही आर्किटेक्ट का वो आएगा और वो कार्य प्रारंभ होगा तो एक बार कार्य प्रारंभ होने के बाद तो आप ये मानिए कि बिल्डिंग खड़ी होती नजर ही आती है। विधायक जी अपने कार्यकाल में बनवा देंगे इसको। हाँ, माँ भगवती ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं रही लोगों की, तो इसी कार्यकाल में ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार भी हो जाएगा और प्रारंभ भी हो जाएगा। नया बस स्टैंड कब चला दोगे? नया बस स्टैंड तो बस थोड़ी बहुत कोरोना के चलते ही आप समझिए कि जो छोटी मोटी कमियाँ रह गई थी वो अब पूरी होनी प्रारंभ हो जाएंगी। जल्दी उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने का काम करेंगे। अब बात आती है जी, ये बात भी थोड़ी सी कड़वी है। हमारा जींद शहर सेंटर में है और सबसे पुराना जिला है हमारा, रियासत भी थी जींद। इस जींद से निकलने के लिए और इसमें आने के लिए हर रोड के ऊपर 100 से ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। जैसे दिल्ली से यदि हम जाएंगे तो 18 किलोमीटर पे फ्री टोल है, नरवाना से जाएंगे तो खटखट 10 किलोमीटर पे टोल है, गोहाना जाएंगे तो हम 15 किलोमीटर पे टोल है, भिवानी जाएंगे तो बास पे 20 किलोमीटर पे टोल है। तो जींद की जनता इससे कब मुक्त होगी? आप तो एमएलए हैं जी, देखिए, आपको तो लगना ही नहीं वो। नहीं, देखिए ऐसा है, नेशनल हाईवे का जो सिस्टम है उसके चलते जो सिस्टम बना हुआ पूरे देश में बना हुआ है। अब अगर हम एक लिहाज से देखें, मैं ये नहीं कहता कि टोल, देखिए टोल बनता है किसी चीज़ के लिए बनता ही, एक सिस्टम बना हुआ तो वो बनता ही है, लेकिन कम ज़्यादा का तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उस जितनी रोडें बन रही हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके सिस्टम के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो आज नहीं बना, वो पूर्व काल से ही बना हुआ, प्राचीन टाइम से ही बना हुआ। जो पूर्व काल से मतलब पूरा, देखिए कहीं ना कहीं उसकी मेंटेन, आज हम चाहते तो सुविधाएं सारी हैं, लेकिन घर से 1 रुपया ना लगे ऐसा नहीं हो सकता, आप भी समझे। हम हर नहीं, फिर वो इसके लिए भी वो कर दिया जाएगा। फिर अगर ऐसा होगा सरकार इसके बारे में भी कोई ना कोई निर्णय लेगी कि स्टार्टिंग में गाड़ी जब लेते हैं तभी कुछ ऐसा फैसला कर लिया जाएगा उसी के साथ, क्योंकि देखिए ये सब मेरा काम नहीं है, ये सेंटर का मामला है। मैं आपको झूठा आश्वासन किसी चीज़ के लिए दे दूँ, ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं। ये सेंटर का मामला है, सेंटर ही इसके बारे में सोच सकता है। वो हमसे ज़्यादा समझदार लोग और हमसे ज़्यादा पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं, वो अपने हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जब उस रोडों पे गाड़ी चलती है तो लोग नहीं कहते कितनी आनंद में गाड़ी चलती है। उसमें लोग ये बात नहीं बताते कि इतना ही टायर का खर्चा बच गया, जितना टैक्स लगा है उतना टायर का भी है वो बच गया, उतना नहीं है। सरकार, देखिए सरकार जहाँ सुविधाएं देती है वहीं पे सरकार को सिस्टम को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। ये वो कंपनी देती है। आज हम कहते हैं कि आज हमने घर बना लिया, उस घर के मेंटेनेंस करने के लिए भी तो हमें पैसे एकत्रित करने ही पड़ते हैं, या हम एक बार बना दिया तो परमानेंट उस घर में ना रंग रोगन। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में सभी व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भरते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 100% भरते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात ना कीजिए ना, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गाड़ी नहीं चलती ना, या बाकी सब लोग भरते हैं। देखिए जब 100% वो सही हो जाएगा तो हम मानते हैं कि सारे ईमानदार तो नहीं कहते। देखिए हम आप कुछ तो है ही जी, कुछ तो देशभक्त हैं इस देश में। देखिए एक बात आज देखिए, अब जो कोरोना रूपी बीमारी आई है इसके चलते पूरा देश नुकसान में चल रहा है। आज ट्रेनें नहीं चल रही, आज बसें नहीं चल रही, जो भी स्टेट है सब माइनस पे माइनस होती जा रही हैं, तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इन सब बातों को भी देखना चाहिए। हमारी एक्चुअली क्या है कि हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए, सब सारी जिम्मेवारियां सरकार की होती हैं, जहाँ सरकार की जिम्मेवारी होती है। ये पूर्व काल से आप देखिए, राजा महाराजाओं के समय में लगान लिया जाता था। आखिर सिस्टम तो हम लोगों में से ही चलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि जो पुराने समय में रियासतें थी या पुराने समय में राजा महाराजा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेते थे या लगान नहीं लेते थे, अंग्रेज भी लेते थे। तो फिर कोई भी कार्य चलाने के लिए तो पैसा आएगा कहाँ से? हमारे देश के लिए पैसा आएगा कहाँ से? हम तरक्की करेंगे कैसे? आप रोटी खाने को तो प्रत्येक व्यक्ति 2 रोटी चाहिए, 4 सुबह चाहिए, 4 शाम को चाहिए, तो गाड़ी चल जाएगी, हमें काम करना। जब डीसी विनय सिंह जी यहाँ होते थे उस दौरान डीसी विनय सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था।
उसमें हम भी बड़े सहयोगी रहे हैं उस चीज़ के। बहुत सी संस्थाएं थी, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत हो जाएंगी। उन सभी को DRD हॉल में उनको बुला के एक सहयोग ग्रुप बनाते हुए एक स्वच्छता ग्रही गवर्नमेंट की तरफ से एक था, वो बनाया गया था और उससे जींद के अंदर बहुत सुधार हुआ था। क्या आप अपने प्रयास से दोबारा ऐसा प्रयास करेंगे? देखिए माननीय, हर DC साहब की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर आदमी का अपने काम करने का एक तरीका होता है। उन्होंने अपने तरीके से काम किया, अब जो DC साहब दैया साहब हैं ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और देखिए सफाई का जहाँ तक सवाल है, सफाई हर एक व्यक्ति का हक बनता है। आप आज हरियाणा के गांव में या हरियाणा के रोडों पे या आप आज हमारे शहर की रोडों की हालत देख सकते हैं। यही आप पंजाब में चले जाइए, आप पंजाब, मुझे पंजाब के गांव में जाने का अवसर मिला 2-4 बार, तो पंजाब के गांव, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ खुद ही इंटरेस्ट लेता है अपनी सफाई करने का। वो अपनी शॉप के सामने या अपने घर के सामने की जितनी जगह होती है उसको खुद साफ़ करता है। इसी प्रकार से पूरा गांव साफ़ हो जाता है। मुझे इतना अच्छा लगा कि कहीं भी गोबर का निशान नहीं मिला। मैं गांव में जाता हूँ तो अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि हमें पंजाब के गाँव को देखना चाहिए। जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती है वहाँ जिम्मेवारी हम लोगों की भी बराबर बनती है। अब बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं, अभी 2-4 रोज़ पहले भी बारिश हुई, ये सवाल आया, फेसबुक पे भी लोग लिख रहे थे बारिश जल भराव, सरकार क्या कर रही है, विधायक क्या कर रहा है। मैं उन्हीं लोगों से बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ कि जींद तो एक छोटा सा है, अभी डिस्पोजल की भी इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने डिस्पोजल के लिए भी 18 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करवाया, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था और उसका कार्य भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन आप देखिए बॉम्बे जैसा, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए का पानी के लिए और ये सारा सिस्टम बनाया जाता है, जहाँ समुंदर भी है, जहाँ सारे बॉम्बे का पानी, मुंबई का पानी समुंदर में जाना है, वहाँ भी 6-6, 8-8 घंटे पानी निकलता है। कुदरत से लड़ाई कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। अगर पानी इतना, बारिश इतनी तेज होगी, कुदरत बरसेगी, तो उसे इंसान 1 घंटे में, आधे घंटे में, और अभी 2 दिन तक पानी मैं आपकी बात से दुरुस्त, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। अर्बन स्टेट के लिए मैं सबसे जिम्मेवार हुड्डा को मानता हूँ। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर मिल के आया, मेरे पास एक वकील साहब का, मैं अक्सर, मेरे पास जो लोग फ़ोन पे भी मुझे अपनी शिकायत करते हैं, मैं फ़ोन पे भी कोशिश करता हूँ कि उनकी शिकायत को दूर करने का काम करूँ। अभी बुधवार को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जिक्र भी किया और एक एप्लीकेशन भी लेके गया कि हुड्डा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी हर प्रकार से लापरवाही बरत रहा है। और जो यहाँ के हुड्डा डिपार्टमेंट के लोग बैठे, मैं कहने में संकोच भी नहीं करूँगा, मैंने SDM महोदय से इस बात की कहा था कि आप यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं हुड्डा को लेके, लेकिन वो लोग किसी प्रकार की बात नहीं मानते और बदसलूकी से ही लोगों के साथ व्यवहार करते। क्योंकि हुड्डा का जो है, जो हमारा सेंटर है, वो 4 हैं, उसमें हिसार है, जींद है, भिवानी, इसी प्रकार से 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं कि इस वजह से हम नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि डिस्पोजल अगर जींद में आज की डेट में किसी का, तो हुड्डा का ही डिस्पोजल है। विधायक जी, मैं एक बात जरूर कहूँगा जी, इतने ज़्यादा बहुमत से किसी को कोई जिता नहीं सकता, और कितने बहुमत से जिताएंगे पूरे अधिकार आपको मिल जाए। आप बात को गलत पकड़ रहे हैं। आपके पास अधिकार आप है। बात को नहीं, आप बात को गलत पकड़ रहे हैं। आप काम करने के तरीकों को देखिए। मैं अगर जहाँ पे जिस चीज़ की बुराई कर रहा हूँ तो बुराई ही कर रहा हूँ। उनको मैं उस पूरे हमारे प्रतिनिधि हैं, आप बात को, उनको आप आगे एक्सलेट करके आप उनके बात तबादले को करवाइए, उनको आप कुछ बात कीजिए। को आप बात को समझने का ऐसा नहीं होता कि कोई पूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति के पास आ गया। हम किसी व्यक्ति को कह ही सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी या अपने फर्ज को निभाना ही नहीं चाहता, उसका इलाज क्या है? बदलवा दीजिए सर उसको, आपका दूसरे जिम्मेदार आदमी को ले आइए। आज अगर हमारा बेटा हमारा कहना न माने तो आप क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? बेटे में रही employee नहीं, आप गलत हो। बदला आप जा गलत। सकता है, बेटे मैं में। आपको बात करूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैं बुधवार को इस बात की शिकायत करके आया हूँ। अब उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता तो फिर उस बात को देखेंगे ना आप। और बुधवार को जाके आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऑफिस में मेरी वो एप्लीकेशन देख सकते हैं जिस पे मैं लिख के दे के आया हूँ। ऐसा नहीं। और मुझे वकील साहब का नाम याद नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि वकील साहब जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की कोठी है उनके पीछे वो वकील रहते हैं। मुझे नाम उनका ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने फ़ोन पे ही मुझे कहा और फ़ोन पे उन्होंने व्हाट्सएप करके मुझे अपनी एप्लीकेशन दी। उसी एप्लीकेशन को निकलवा के मैंने देने का काम किया। अब हर अधिकारी अच्छा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, ठीक है हमने पैसा लिया, नौकरी करी, ठीक है। और कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। विधायक जी, अब एक आखिरी सा सवाल है। आप आखिरी नहीं, जितने आज सवाल हैं आपके दिल में, आज सारे सवाल कर लीजिए। मैं पूर्ण रूप से उस बात के लिए तैयार हूँ। मैं जहाँ मुझे लगता कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैंने उस बात के लिए माफ़ी भी मांगूंगा कि जींद की जनता से कि मैं कोशिश
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी जो समस्याएं आ रही हैं सीवरेज को लेके, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ जींद की पब्लिक से, लेकिन मेरा प्रयास निरंतर जींद की जनता को सुख देने के लिए। विधायक जी, जींद की जनता ने 50,578 वोट आपको पहले दिए। आप वोटों के आंकड़े को आप बार बार वोटों के आंकड़े 87%, मतलब मैं वोटों के आंकड़े को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जींद की जनता ने मुझे चाहे 2 वोट से जिताया होता, मेरा दायित्व, मेरा फर्ज बनता, और मैं उस पर, उस माँ भगवती की कृपा से मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ। जैसे बारिश का मैंने आपको जिक्र किया, लोग लिख देते हैं, लेकिन क्या, जबकि चंडीगढ़ को हम बहुत ही बढ़िया मानते हैं कि एक बड़ी ढंग से बना हुआ चंडीगढ़, वहाँ पे भी 2-2 फुट पानी था। आप क्या करेंगे, कुदरत, कई चीज़ें ऐसी जो कुदरत के सामने सब, आप मैं सब एकदम, आज कोरोना को ही लेके देखिए, कुदरत के सामने सारा संसार नतमस्तक हुआ पड़ा है भैया। जी, मैं आपको जो बार बार आंकड़ा बता रहा हूँ उसका भी ये रीजन है वोटों का। अभी चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है, आपकी पार्टी से कौन आ रहा है? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे आला कमान का अधिकार क्षेत्र में है। ये मेरे कहने से कि इनको बनाइए उनको बनाइए, या वो हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आला कमान जिस व्यक्ति को कमल का फूल दे के भेज देंगे उस व्यक्ति को जिताना हमारा फर्ज बनता है, और हम पूरी हिम्मत से उस व्यक्ति को जिताने का भी काम करेंगे। सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी बीजेपी? देखिए, फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी। तो जेजेपी सहयोगी है वो अपना कैंडिडेट देखिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अभी तो ये बातें समय आने पर तय होंगी कि आपस में बैठ के ये लोग तय करेंगे, जो हमारे हाईकमान बैठेंगे वो किस प्रकार से फैसला लेते हैं। जिस प्रकार से भी फैसला लेंगे हम उसी प्रकार से हमें मंजूर होगा। विधायक जी, रक्षाबंधन के ऊपर आप जींद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जींद वासियों को यही निवेदन करूंगा कि कुछ समय आप दीजिए, कुछ समय में जींद के हालात सुधरेंगे। और विशेष तौर पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जींद वासियों को कि कुछ सड़कें जल्दी आपको नवंबर तक जो रास्ते हैं, जैसे सफीदो रोड के बारे में या एसपी साहब की सामने की कोठी के बारे में, जल्दी ये रोडें प्रारंभ हो जाएंगी। और सौंदर्यकरण की तरफ से भी जींद में विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि रानी तालाब पर करीबन 1 करोड़ रुपया की राशि आई है, जिसमें 40 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन के लिए और 60-70 लाख रुपये जो भी एक्स्ट्रा होगा वो लाइटिंग और फाउंटेन के लिए आएगा, और उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी प्रकार से पिंडारा में भी लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से पिंडारा का सौंदर्यकरण, जो हमारा नहाने का, स्नान करने का जो तीर्थ स्थान है, उस पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। और सबको मैं अपनी देख रेख में जितना ज़्यादा प्रयास होगा, देख रेख में इन धार्मिक स्थलों को और पूरे जींद का प्रयास करूँगा। और इस राखी पर मैं अपने सभी जींद वासियों को, देशवासियों को सबसे पहले तो यही कहूँगा कि कोरोना को लेके जो सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र, मास्क लगाकर चलने का काम आप ये करें, और आप त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाएं। और मेरी सभी बहनों को भी यही कहूँगा कि आप अपने भाई इस कृष्ण मिड्डा को भी आशीर्वाद दें, ताकि आपका भाई ये अच्छे से अच्छा कार्य जींद के लिए कर सके, आप लोगों के लिए कर सके। ऐसा मैं अपने सभी साथियों से और अपने बुज़ुर्गों से, जींद के जितने बुज़ुर्ग हैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि जिस उम्मीद से आपने अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को जिताने का काम किया इतने वोटों से, आपका भाई आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सुबह जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए भी थोड़ी दुआ मांगें, ताकि आपका बेटा कृष्ण मिड्डा अच्छे काम कर सके और उसके अंदर कोई भटकाव ना आए। ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको राखी की और सावन के अंतिम दिनों में भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी झोलियाँ भरे। ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। जैसा कि हमारे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी जो हमारे विधायक, उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़ी खुल के बात की, बड़ी शांति से बात की, और ऐसा माहौल हमारे को मिला यहाँ पे कि हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं विधायक जी के पास बैठे हैं। बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, बड़े मतलब कोई शोसेबाजी नहीं करते। बेसिकली हमने जो इनसे क्वेश्चंस किया, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमने नगर पालिका के अंदर जो प्रकरण चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा कि यदि जवाहर सैनिक का जो भी गलती है उसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई कर रही है, और बीजेपी उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, उसके खिलाफ है। गलत आदमी का वो बीजेपी कभी भी साथ नहीं देती, और ना ही विधायक जी कभी भी गलत आदमी का साथ देते हैं। तो इसी प्रकरण के अंदर जब उन्होंने साथ नहीं दिया, तभी उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग के FIR दर्ज हुई है।
और अभी भी पंचायतें चल रही हैं और पंचायतों में जो भी फैसला होगा उसमें विधायक जी यही बोल रहे हैं कि भाई वो जाने, आपस में पक्ष जाने, पक्ष क्या करते हैं हमें उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। दूसरा इन्होंने हमें बताया है कि भाई जो विकास कार्य अपने जींद में चल रहे हैं, रोड तोड़ दिए गए हैं, कुछ रोड बन रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, उसके लिए 1 से 1.5 साल का इनका समय इन्होंने बोला है कि समय लगेगा, शहरवासियों को सब्र करना होगा। उसके अलावा जो हमने इनसे बात की विधायक जी से बात की थी कि भाई आप टोल टैक्स के बारे में कि टोल टैक्स का क्या कर रहे हैं, तो विधायक जी का वही है कि टोल टैक्स तो लगेगा क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं और उन नीतियों के ऊपर चलते हुए, लेकिन उन्होंने एक पक्ष रखा है कि टोल टैक्स कम होना चाहिए क्योंकि शहर के अंदर से जो लोग निकलते हैं बाहर उनका टोल कम हो। इसी के साथ साथ जितनी भी बात हमारी विधायक साहब से हुई, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें रिस्पॉन्स दिया, बात की। इस बात को करने के लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।